हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन करियर गोल्स विद रमा शर्मा। और आज हम करने वाले हैं द हिंदू में एक न्यूज़ आई है आज के न्यूज़पेपर में। और ये न्यूज़ काफ़ी इस टॉपिक से जो न्यूज़ हैं वो हर महीने कुछ ना कुछ हमको सुनने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो आज इस न्यूज़ को आज हम जो है डिकोड करने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग के डिफरेंट पार्ट्स में। तो हाय एवरीवन, आई एम रमा शर्मा आप लोगों के लिए। और 10 बजे वाले इस करंट न्यूज़ जो चल रही हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर डेली क्लास करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जितनी भी न्यूज़ेस हैं वो साथ के साथ हम पैरेलली पढ़ते रहें जो इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड है। तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज की जो न्यूज़ आई है द हिंदू की वो है कन्वर्जन थेरेपी ऑफ एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के ऊपर बैन से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ने की ज़रूरत है कि एलजीबीटीक्यूआई क्या है। एलजीबीटीक्यूआई में एल इज़ फॉर लेस्बियन, ठीक है। एल इज़ फॉर लेस्बियन वेयर अ फीमेल इज इन रिलेशनशिप विद फीमेल, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। गे इज मैन इन रिलेशनशिप विद मैन। बाइसेक्सुअल मतलब कि अ पर्सन इज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर आप सभी को पता है। एंड एलजीबीटीक्यूआई, क्यूआई क्विंट एसेंशियल होता है, क्यू का मतलब क्विंट एसेंशियल, ठीक है। और आई का मतलब है अभी तक, मतलब दे आर डिस्कवरिंग देमसेल्फ, ठीक है। दे आर डिस्कवरिंग देमसेल्फ। अब इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं सबकी, तो उसमें हमें नहीं जाना है। बेसिकली हमें बात करनी है न्यूज़ की, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आज वाली न्यूज़ को पहले देख लेते हैं। तो ये आपके पेपर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएस पेपर 1 में आता है। किस पार्ट के अंदर? जीएस पेपर 1 में ये आता है आपके साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के अंदर। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस का पार्ट है ये। सोशियोलॉजी पेपर 2 में ये सोशल एक्सक्लूजन, फैमिली, हाउस होल्ड एंड पर्सनल लाइफ और सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के ज़माने में जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं वो, और एजेंट्स क्या होते हैं सोशल चेंज के, यानी कि सोशल चेंज लाने के कारक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इन सब से रिलेटेड है। मतलब ये जो टॉपिक है इन सब से रिलेटेड है। पेपर 1 के अंदर एक यूनिट है जिसको हम 4th यूनिट करने के बाद पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एंड मोबिलिटी थिंकर्स के बाद हम यही पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन, डायमेंशन, जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ जेंडर हम करते हैं, जिसमें कि अब एलजीबीटीक्यूआई को भी कानूनन पूरा अधिकार हमारे देश में मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये हर तरीके से आप लोगों के लिए टॉपिक रिलीवेंट है, इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में बना हुआ है। जैसे कि आज की न्यूज़ नहीं, लेकिन ये पहले की न्यूज़ है और ये द हिंदू में ही आई थी। बियॉन्ड मेल एंड फीमेल द राइट टू ह्यूमैनिटी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एज इंक्लूडिंग पर्सन जिनकी कोई हु डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सेक्स असाइन टू देम एट द बर्थ। ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटीक्यूआई के बाकी मेंबर्स जो कि जैसे अब ये पैदा हुआ, अच्छा ये तो लड़का है, ये पैदा हुआ, अच्छा ये तो लड़की है, तो ये जो बर्थ के टाइम पे सेक्स असाइन कर देते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करते, यानी कि उनसे उनका आप कह सकते हैं कि उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, सेक्सुअल इंटरेस्ट हैं, वो डिफरेंट होते हैं। 2014 में भी जो है नालसा नाम की नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आया था, जहां पे थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया था। 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को क्या किया था, यहां पर रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया था। अब ये सारी चीजें हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और ये लैंडमार्क जजमेंट था, अपने आप में बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, जहां पर ये रिस्टोर करता है कि कोर्ट के अंदर व्यक्ति, मतलब हम लोग जो है फेथ रख सकते हैं, वहां से हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। सो इट वाज रिस्टोरिंग दी कोर्ट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ग्रॉस इनजस्टिस, कि हाँ इनजस्टिस लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है।
तो डायनेमिक डिसीजन था ये, काफी इसके बारे में काफी चर्चा में भी रहा था। नालसा का डिसीजन रिकॉग्नाइज करता है कि सोशल कंस्ट्रक्शन सिर्फ जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए बट ऑल्सो सेक्स बेस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है LGBTQI के साथ में, वहां पर भी हमें सोशल कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, दैट इज परफॉर्म्ड रादर देन बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो एक कौशल केस भी हुआ था, गैप्स थे उसमें, वो सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो हम जो मुद्दे की चीज है वो हम करते हैं। ठीक है, 2006 में, इससे पहले UN ह्यूमन राइट्स की तरफ से, UN ह्यूमन राइट्स की तरफ से 2006 में योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स भी देखने के लिए मिले। अब ये वो चीजें हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा ना पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हर चीज जो है आपके मतलब ये 2006 की बात है तो ये तो डेफिनेटली इस साल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा खुद भी आप सर्च करो। मुद्दा आज जो है वो हम देखने वाले हैं, वो हम आज की बात करते हैं और मैं सीधे आपको न्यूज़पेपर पे लेके चलते हूँ। न्यूज़पेपर क्या कहता है, न्यूज़पेपर में आज के हिंदू में ये न्यूज़ आई है। ठीक है, देख लो एक बार मन की शांति के लिए, ये आज का हिंदू न्यूज़पेपर है, 6 सितंबर हिंदू न्यूज़पेपर है ये आज का। ठीक है, और आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि यहाँ पर बैन की बातें चल रही हैं जो LGBTQI कम्युनिटी की कन्वर्जन थेरेपी है उसके ऊपर, क्योंकि ये कन्वर्जन थेरेपी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। दूसरा यहाँ पर जो है हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको पढ़ के देखिए कि क्या है ना, इसमें काफ़ी सही तरीके से लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। कि जो अपनी नेशनल मेडिकल कमीशन है, NMC जिसको बोलते हैं, उसने क्या किया है, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कुछ डायरेक्टिव्स भेजे हैं। डायरेक्टिव्स में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो कन्वर्जन थेरेपी है उसको बैन कर दिया जाए। एंड इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये, ठीक है, कन्वर्ट कराना इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। 25 अगस्त को भी ऐसी ही कुछ न्यूज़ेस आई थी जहां पे मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ यहां पर एक्शन लेने की बात हुई थी, जो कि कन्वर्जन थेरेपी की गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से हैं, लॉ की तरफ से हैं, उनको ब्रीच कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। इसी केस में, इसी सिलसिले में मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि कन्वर्जन थेरेपी जो है वो रॉन्ग है। अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक रेगुलेशन 2002, ये जो अपना IMA डॉक्टर बन जाते हैं उनका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, एटिकेट्स और एथिक्स हैं, जिसका कोड पूरा का पूरा इस रेगुलेशन में लिखा हुआ है 2002 वाले में, उसके हिसाब से ये मिसकंडक्ट है। अब ये कन्वर्जन थेरेपी है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन थेरेपी और इसके रिस्क क्या है, क्यों मतलब कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई ये रिस्की है। तो कन्वर्जन या फिर रिपेरेटिव यानी कि किसी चीज़ को रिपेयर करना, कोई चीज़ खराब है उसको क्या करना, रिपेयर करना, तो रिपेरेटिव भी थेरेपी इसको बोलते हैं। ये एक इंटरवेंशन है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि आपकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या फिर आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको चेंज करना, उसमें इंटरवीन करना और उसको चेंज करना विद द हेल्प ऑफ साइक्रेटिक ट्रीटमेंट, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, एक्सोर्सिज्म एंड इवन वायलेंस। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ज़बरदस्ती भी जो है कुछ मतलब जिनके बच्चे जो हैं अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेक्ट नहीं होते हैं, सेम सेक्स की तरफ इंटरेक्ट होते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, कन्वर्जन थेरेपी और ये सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। पेरेंट्स भी कई बार जो है क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, विद द एम बीइंग मेक एन इंडिविजुअल अ हेटेरोसेक्सुअल। तो कन्वर्जन थेरेपी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चेंज करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर मेडिकली अपन अभी उतने ज़्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, ये कोर आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करता है यूथ की, ऐसा भी कहा जा रहा है। इट इंक्लूड्स द एफर्ट्स टू चेंज द कोर आइडेंटिटी ऑफ यूथ, जिसकी जेंडर आइडेंटिटी जो है क्या है, जिसकी जेंडर आइडेंटिटी इनकॉन्ग्रुएंट है विद द सेक्स एनाटॉमी। सेक्स एनाटॉमी यानी कि बचपन से अकॉर्डिंग टू सेक्स। ठीक है, एक बार एक्चुअली हम तो ये सेक्स और जेंडर के बीच में ना उल्टा समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्स, मान लीजिए कोई बचपन में पैदा हुआ एज अ बॉय, ठीक है,
लेकिन जेंडर के हिसाब से ही लाइक्स अनदर बॉय। तो यहाँ ये जो कन्वर्जन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, जो आइडेंटिटी है यूथ की, जेंडर आइडेंटिटी, उसको इनकॉन्ग्रुएंट जब होती है वो सेक्स एनाटॉमी के साथ, उसके विपरीत जाती है। मतलब बॉय है तो सेक्स एनाटॉमी के हिसाब से उसको ही शुड अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, फीमेल। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो लोग कन्वर्जन थेरेपी करा लेते हैं। तो ये जो थेरेपी इज ऑफर्ड बाय द क्वैक्स विद लिटिल एक्सपर्टीज, हमारे यहाँ उस चीज की इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि इस इश्यू के साथ में डील कर सके। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री के हिसाब से ये जो इंटरवेंशन है अंडर द कंजर्वेशन थेरेपी, वो एक फॉल्स प्रेमाइस है। लोग समझते हैं कि कन्वर्जन कराने के बाद में होमोसेक्सुअलिटी एंड डाइवर्स जेंडर की आइडेंटिटी जो है, जो पैथोलॉजिकल आइडेंटिटी है, उसको आप चेंज कर सकते हो। ये फॉल्स है। दे आर नॉट, ये कहते हैं कि दे आर नॉट, ऐसा नहीं होता है। द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी मीन्स देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन, कि कन्वर्जन की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जैसे हैं, जिसको लाइक करते हैं, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वैसा ही ठीक है। तो ये आपके, क्योंकि अगर आप ऐसे कन्वर्जन कराएंगे और इतने सारे ड्रग्स लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मेंटल हेल्थ कंडीशन पे इम्पैक्ट होता है, एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं, स्ट्रेस होता है ड्रग यूज की वजह से। समटाइम इट लीड्स टू सुसाइड ऑल्सो, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे होते हैं। पिछले साल 7 जून, करीब 1 साल पहले, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश मद्रास हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग और दी थी। इन्होंने कहा था कि सेम सेक्स कपल हु सॉट पुलिस प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, कि यहाँ पर एक केस था जिसमें दो व्यक्ति थे और सेम सेक्स कपल थे, और उनके पेरेंट्स उनको जो है थ्रेटन कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन कोर्ट की तरफ से दी गई थी। यहाँ पर हमारे देश में अभी इसके प्रति कोई ज़्यादा कानून नहीं है। उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो पहले उनको कोर्ट के पास जाना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ा। तो जस्टिस वेंकटेश ने यहाँ पर कुछ इंटरिम गाइडलाइंस पुलिस के लिए इशू करी, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई एक काम करो, तुम लोग क्या है, तुम लोग जो है प्रोटेक्शन दो, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज हैं, यूनियन मिनिस्ट्री और है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये सब इंश्योर करें मिलके कि यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी ऐसे लोगों को टू लीड अ लाइफ चोजन बाय देम, बिकॉज इट इज अवर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पेपर 2 में सोशल जस्टिस में आएगा, समझे कि नहीं। और क्योंकि ये सोशल जस्टिस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके लिए काम करती है। रूलिंग जो है प्रोहिबिट करती है किसी भी मेडिकली क्योर या मेडिकली चेंज दी सोशल ओरिएंटेशन को। तो एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर, क्यू फॉर क्वियर, जो अभी क्वेश्चनिंग की अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस मतलब दिशा में वो जाए, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। एंड आई फॉर इंटरसेक्स। एसेक्सुअल भी लोग होते हैं, एसेक्सुअल मतलब IA, LGBTQIA प्लस, अभी प्लस का मतलब है कि इसमें और भी डायमेंशंस जुड़ सकती हैं, और ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन, प्लस का मतलब है कि कोई अदर और भी ओरिएंटेशन आ सकती है। एसेक्सुअल मतलब जो किसी के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं होते, न मेल न फीमेल। तो यहाँ पर अथॉरिटीज को इन्होंने बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि एक काम करिए आप, प्रोफेशनल्स जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जो भी फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ कन्वर्जन थेरेपी है, उनके खिलाफ आप जो है एक्शन लीजिए, ठीक है, क्योंकि इट लीड्स टू सीवियर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। यहाँ पर उनके लाइसेंस को रद्द करने की बात कही गई है। 8 जून 2022 यानी कि पिछले 8 जुलाई 2022 यानी कि अभी 1.5 महीने पहले ही, करीब 2 महीने पहले कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्टिव्स और भी दिए थे। कोर्ट ने यह भी बोला है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है डायरेक्ट करे सारी की सारी स्टेट मेडिकल कमीशंस को ओवर दी कन्वर्जन थेरेपी, और बताएं उन्हें कि ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अगर आप ऐसा करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो उनका जो है आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और 25 अगस्त को, 8 जुलाई को ये कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, और 25 अगस्त को नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को ये गाइडलाइन जारी कर दी, इश्यू कर दी। तो ये अब आपकी आज की डेट में आप ये समझ लीजिए कि जो कन्वर्जन थेरेपी है उसको बैन करने की दिशा में आगे काम चल रहा है। खैर इसके ऊपर अभी कोई लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं उनको जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऐसा हो रहा है। अब 2021 में एक वर्डिक्ट आया था मद्रास हाई कोर्ट का, जहाँ पर जिसकी अभी हमने बात करी कि सेम सेक्स कपल था जिसको क्या चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए था।
तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक कपल ने अपने मतलब एक व्यक्ति ने अपने बेटर हाफ के मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और कहा था कि वी आर सेम सेक्स कपल, और उनके जो पेरेंट्स हैं, बेटर हाफ के जो पेरेंट्स हैं, वो उनको क्या कर रहे हैं, एबडक्ट करके रखे हुए हैं, किडनैप या करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो मिसिंग है। तो और यहाँ पर हेरसमेंट का भी, विदाउट सब्जेक्टिंग देम टू हेरसमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का यहाँ पर क्या रोल है, ये सुनिएगा। कोर्ट ने सबसे पहले किससे पूछा, कोर्ट ने सीधा का सीधा जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को तलब किया। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट क्या करे, लिस्ट बनाए एनजीओज की और बाकी ऐसे ग्रुप्स की जो कि ऐसी कम्युनिटीज के इश्यूज को हैंडल करते हैं या फेस करते हैं, और उनको कुछ 8 हफ्ते का टाइम दिया था और आपको उनको बोला था कि 8 हफ्ते के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये 8 हफ्ते के अंदर हमको ये लिस्ट देंगे, और ये आया था मार्च में। ठीक है, मार्च 2021 में ये हुआ था। 8 हफ्ते मतलब करीब करीब 2 महीने, और उसके बाद में जून में उनका वर्डिक्ट आ चुका था। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि ये इम्पोर्टेंट कितना मतलब ये जो इशू है वो कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी कुछ बात कही है। पेरेंट्स के लिए ये बात कही है, पेरेंट्स के लिए स्कूल कॉलेजेस और प्रोफेशनल हेल्प वगैरह के लिए कि आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्कूल्स के अंदर ये जो चेंजेस आने चाहिए कैरिकुलम में, और यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर इस कम्युनिटी को समझने के लिए एक अलग से जो है मतलब लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हाँ भाई ये कम्युनिटी को भी हमें इसके ऊपर भी जो है क्या करना है, इसके ऊपर भी हमें जो है ध्यान केंद्रित करना और बच्चों को समझाना है। 2018 के अंदर मेडिकल बुक्स के अंदर होमोसेक्सुअलिटी का इसीलिए टॉपिक भी डाल दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियनिज्म एज अ परवर्जन। ठीक है, ये 2018 के अंदर फाइनली मेडिकल बुक्स में भी आ गया। लोग जो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के होते हैं या डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी के होते हैं, उनको बुली ना किया जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको किसी भी तरीके का ऑस्ट्रासाइजेशन नहीं हो, उनके साथ किसी का भेदभाव नहीं हो, जनरल न्यूट्रल। इसीलिए कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर अब आप ये वे फॉरवर्ड में बता सकते हो। ठीक है, क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप बता सकते हो कि 2018 के अंदर मेडिकल बुक्स के अंदर कॉलेजेस में एमबीबीएस वगैरह में होमोसेक्सुअलिटी लेस्बियनिज्म भी आ गया था। आगे क्या कर सकते हैं कि इनको बुली नहीं किया जाए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनके साथ में मतलब ऐसी चीजें ना हो, तो इनके लिए कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम्स बनाने चाहिए। जैसे होता है ना, वॉशरूम जाते हैं और आप जो है वॉशरूम में जो दूसरे बच्चे हैं फिर आपको बुली करते हैं, तो ये कंपलसरी होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान देना, ये पूरा वे फॉरवर्ड के लिए आपके काम आएगा। पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे वो थोड़े सेंसिटिव हों, अपने बच्चों को समझें, उनको अब्यूज़ ना करें घर में, और टीनेजर्स को जो है यहाँ पर फोर्स नहीं किया जाए, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाए कन्वर्जन कराने के लिए। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, इवन जो एडल्ट हैं, वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए क्या करें, इवन एडल्ट ऑप्टिव फॉर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, उनको भी प्रॉपर गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें आगे इजीली हो पाए। अगर कोई चाहता भी है तो उसकी कंसल्ट से, उसकी जो कॉन्सेंट है ना वो होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए। लेकिन कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट टू कैन बी प्रोहिबिटिव। ठीक है, कॉस्ट भी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा। तो ये पूरा टॉपिक आया था यहाँ पर। अब हम इसके टॉपिक के अलावा कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं। कुछ और मुद्दों पे बात करने के लिए सबसे पहले हमको ये भी देखना होगा कि पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं इससे पहले। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देती हूँ, जब न्यूज़ ही कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ लगे हाथ और देख लीजिए। हाँ, तो ये देख रहे हैं, एक्सप्लेन्ड में इंडियन एक्सप्रेस में आया था 11 फरवरी 2022 को। आपका टॉपिक था व्हाट इज डोंट से गे बिल बीइंग प्रपोज्ड इन फ्लोरिडा। आपके लिए करंट अफेयर में एक न्यूज़ ये भी है कि फ्लोरिडा के अंदर यहाँ पर एक बिल पास किया गया है। आप किसी को ये नहीं कह सकते डोंट, मतलब आप किसी को गे नहीं बोल सकते, किसी को लेस्बियन में, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन। आप मेल को बोलते हो क्या मेल, आप फीमेल को बोलते हो क्या फीमेल। ठीक है, मतलब लाइक उनके मुंह पे बोलते हो क्या, दे आर मेल एंड दे आर फीमेल, सबको पता है। तो इफ समबडी इज गे तो सबको पता है। ठीक है, तो ये फ्लोरिडा के अंदर आया था, ये एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट से कंट्रोवर्शियल एजुकेशनल बिल है ये। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सराउंडिंग द सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी इन स्कूल्स। इवन प्रेसिडेंट बिडेन ने भी यहाँ पर बोला था कि आई वांट एवरी मेंबर ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी, स्पेशली द किड्स, जो बच्चे हैं
उनके प्रति जो हेटफुल बिल्स आ रहे हैं उनको जो है क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। यहाँ पर लव और एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जो बिडेन भी ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए फाइट करेगा, उनको प्रोटेक्शन दिलाएगा, ये सारी चीजें हैं। व्हाइट हाउस से भी काफी सारी चीजें आई थी, ठीक है। तो डोंट से गे वाला जो ये यहाँ पर एक बिल पास हुआ था, उसके अलावा ये न्यूज़ में था। अभी जो है रिसेंटली 30 जून को एक और न्यूज़ आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, वो कहते हैं कि प्राइड मंथ है, जून वॉज अ प्राइड मंथ एड्रेसिंग द मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा अमंग LGBTQI मेंबर। ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं आर्टिकल के आई विल सेंड इन द टेलीग्राम, और आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं। ये पुरानी पूरी न्यूज़ हैं जो कि रिसेंटली पास्ट में रही हैं, जिनसे आप पढ़ सकते हैं। तो प्राइड मंथ क्यों कहा गया? क्योंकि एनुअल सेलिब्रेशन होता है दुनिया के चारों, मतलब दुनिया में हर तरफ LGBTQI कम्युनिटी का जून में, ठीक है, याद रखिएगा, पूरा जून इज द प्राइड मंथ फॉर देम। और यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि फाउंडर है एक अनुराग गुप्ता करके अपारा डुइज्म के, वो एक ज्वेलरी ब्रांड है। वहाँ कहते हैं कि बुलिंग जो है और फिजिकल अब्यूज होता है स्कूल्स में, और ये कहते हैं कि यहाँ पर इनसे ऐसे सुसाइड के इंसिडेंट ट्रिगर होते हैं, बच्चों को पेरेंट्स समझ नहीं पाते, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की क्रिएटिविटी को हार्म करती हैं। तो ये भी आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, अपने मुद्दे पे, कि ये सारी चीज़ें तो अवेयरनेस के लिए, लेकिन पेपर में क्या लिखेंगे। कि रिसेंटली हमने देखा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसका नाम था इंक्लूजन ऑफ LGBTQI पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इनको जो आपका वर्किंग सेक्टर है, जो आपका मतलब जॉब्स है, प्रोफेशन है, वहां पे इनको इंक्लूजन करना चाहिए, यानी कि सोशल इंक्लूजन की इनकी बात चल रही थी। सोशल इंक्लूजन और प्रोफेशनल इंक्लूजन, ठीक है, उसकी बात चल रही थी। यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी है ILO ने बोला है कि हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज और ट्रीटमेंट सेम मिले, इक्वल मिले पर्सन एट वर्क पे। LGBTQI लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर, ए भी आता है इसमें और प्लस भी आता है। ए फॉर एसेक्सुअल, और प्लस मतलब जो कि अदर ओरिएंटेशन और भी कुछ हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये जो बिल है प्लस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल विद डाइवर्स सोजिक, मतलब कि और भी कुछ चीज़ें, मतलब जैसे एसेक्सुअल हो गया तो किसी की और भी आइडेंटिटी ऐसी निकल के आ सकती है फ्यूचर में। तो सोजिक स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्लस का मतलब होता है, प्लस इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में और भी इन चीजों के अंदर और भी कुछ आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या रिकमेंडेशन दी थी ILO ने, वो देख लेते हैं। ILO ने कहा कि नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, लेबर लॉज को रिव्यू किया जाए, लॉन्च किए जाए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। आप पढ़िएगा, इसमें सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। यहाँ पर इन लोगों को कंसल्टेशन दिया जाए, कंसल्टेशन के साथ साथ यहाँ पर जो बैरियर्स हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के, वो तोड़ दिए जाए। दे अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर्स फेस्ड बाय LGBTQI पर्सन्स व्हेन एंटरिंग द लेबर मार्केट। जब ये लोग काम करने के लिए निकले तो इनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बाकी सबके लिए, वो इनके लिए भी बने, ऐसे सोशल प्रोटेक्शंस इनको भी दिए जाए। यहाँ पर इनके लिए कहा गया है कि मीडियम इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्मॉल MSME में इनके लिए भी एसोसिएशन बने, जैसे वर्कर्स की एसोसिएशन होती है, इनकी भी एसोसिएशन बने। ILO एंकरेज करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट MSME के अंदर इनके एसोसिएशन के लिए काम करे, ठीक है। इसके अलावा एंड करें सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस पे। अभी तक एक तो हम मेल और फीमेल के बीच का डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे साथ में एक समस्या ये भी है कि हमारे साथ में फ्यूचर में LGBTQI, हमें इनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको भी खत्म करना है। एक तो हम मेल फीमेल के बीच का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का दिशा में काम कर रहे हैं और हमें ये भी करना है, और जो कि बहुत जरूरी है। डाइवर्सिटी होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इंक्लूडिंग LGBTQI पर्सन, ये बेटर है बिजनेस के लिए। क्रिएटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, और उनकी एम्प्लॉयर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए इनके ऐसे मेंबर्स के लिए भी। अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, प्रमोट करना है सोशल डायलॉग को, कि लोग इन मुद्दों पे बात करें, जिससे कि लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों के डाउट्स हैं या लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म हो। कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, यानी कि अपने व्यूज को एक्सचेंज करें, अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनाएं, लर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस अमंग दी मेंबर्स। अब ये LGBTQI का स्टेटस इंडिया में क्या है, तो नालसा का जो 2014 वाला जो केस था वो मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे थर्ड जेंडर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया, ठीक है। बट अ ह्यूमन राइट इश्यू,
रिकॉग्नाइज द ट्रांसजेंडर एज द थर्ड जेंडर इज नॉट अ सोशल और मेडिकल इश्यू। ये कोई सोशल या मेडिकल इश्यू नहीं है, ये ह्यूमन राइट का इश्यू है, ये इंसान के ह्यूमन राइट का इश्यू है। तो ये जो आपका आया था, ठीक है, राइट टू ह्यूमैनिटी, बियॉन्ड मेल और फीमेल है ये राइट टू ह्यूमैनिटी है, ये सोशल या इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे और समझाई है। और ये 2018 में फिर से एक केस आया था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि डिस्क्रिमिनलाइज्ड कर दिया जाए होमोसेक्सुअलिटी को, डिक्रिमिनलाइज, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल स्टेटस था हमारे यहाँ पर, आपको पता होगा अभी रिसेंट पिछले ईयर्स में, आई थिंक 2020 या 19 में डिक्रिमिनलाइज किया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली सेक्शन 377 को जो है स्ट्रिक डाउन कर दिया गया। इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 377 था जो कि होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम मानता था, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स है ये उनके, अगर जो जैसा है, और ये प्राइवेट है, ये मतलब ये आपकी प्राइवेसी है, और ये आपको राइट टू प्राइवेसी, आपकी सेक्सुअल लाइफ क्या है, दिस इज ऑल्सो योर राइट टू प्राइवेसी। तो आर्टिकल 14 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये सभी सिटीजन्स के लिए बराबर है, ऑल क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए, और ये इंक्लूसिवनेस की बात करता है ऑफ एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का केस मतलब मुद्दा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको जो है यहाँ मॉरलिटी स्थापित करनी होगी कि सबके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको अभी बोला भी था कि 2008 में आए थे योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स, ये अप्लाई होते हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं ये, इन रिलेशन टू इश्यू ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। आपका आज का काम है कि आप योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या होते हैं, ठीक है, सर्च करिए, पढ़िए अपने आप और फिर मेरे को बताइए। योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि ये जेंडर आइडेंटिटी और ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। 2008 नहीं 2006 में आए थे, और यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर आए थे ये, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने दिए थे। इसके बाद अभी भी हमारे देश में धारा 377 तो स्ट्राइक डाउन हो चुकी है, सेक्शन 377, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को लेके अभी भी हमारे देश में टसल है, ठीक है। ये आज की डेट में स्टेटस है एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी का भारत के अंदर। सफीन जहान वर्सेस अशोक केएम एंड अदर्स 2018 का एक केस आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चॉइस ऑफ पार्टनर इज पर्सनस फंडामेंटल राइट टू मैरिज है ये, एंड इट कैन बी सेम सेक्स पार्टनर, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ये सेम सेक्स नहीं हो सकता है, संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि ये पर्सन का फंडामेंटल राइट है और उसकी खुद की चॉइस है। फरवरी 2021 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया सेम सेक्स मैरिज का, दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने बोला कि नहीं सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में बोल रही है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का मानना है कि अगर सेम सेक्स मैरिजेस इंडिया में होंगी, ऐसी मैरिज इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली। अच्छा, ये कहते हैं कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर वो क्या है कि इफ इट इज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल विमेन, ठीक है, दे आर एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, तो उसको हम मैरिज मानते हैं। भारत के अंदर इंस्टीट्यूशन मैरिज का ये है, लेकिन अभी भी इस पे चली रही है, मुद्दे चल ही रहे हैं, इसीलिए ये मुद्दा जो है एलजीबीटीक्यूआई का आपका न्यूज़ में बना रहता है। 2019 में इन्होंने मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये है कि हम सारे प्रोटेक्शन देंगे, हम सारी सोशल स्कीम्स देंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ थर्ड जेंडर। वर्क प्लेस पे भी कोई मतलब हमारी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। उनका कहना है कि मैरिज होती है बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल विमेन के बिटवीन, ठीक है, जो कि इफ दे आर प्रोड्यूसिंग ऑफ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। तो ट्रांसजेंडर पर्सन जो है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया 2019 में, पार्लियामेंट ने खुद पास किया था इसको, गवर्नमेंट ने पास किया था, विच हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी। तो ये चीज़ें हैं जो भारत में हो रही हैं, ये स्टेटस है कि भाई बिल भी लेके आए हैं लेकिन उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, उसमें काफ़ी लूप होल्स है, काफ़ी खामियां हैं। सरकार क्या कहती है, सेम सेक्स मैरिज पे अभी भी टसल चल रही है कोर्ट और सरकार के बीच में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14 है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इनके सामने, भाई फैमिली एक सबसे बड़ा चैलेंज है इनके सामने, ठीक है। ये फैमिली डिसरप्शन से फाइट करते रहते हैं, फैमिली टूट जाती हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स और एलजीबीटीक्यूआई बच्चों के साथ में, ठीक है। माँ बाप बच्चों को समझ नहीं पाते,
डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पे। तो ये आपका वो पॉइंट्स हैं जो आपको मेंस में लिख के आने हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन की डिमांड, कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। स्टेटस क्या है इंडिया में इनके सामने चैलेंज क्या है, हेल्थ इश्यूज हैं इनके सामने, कन्वर्जन थेरेपी जैसे कि वो उसके अपने हेल्थ इश्यूज हैं इसलिए उसको बैन करने की बात चल रही है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, तो इसीलिए धारा 377 को क्या किया, स्ट्रक डाउन किया, क्योंकि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम मानोगे तो ये तो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, इनके पास में पुअर और इनएडिकेट एक्सेस हैं हेल्थ सिस्टम के सर्विसेज के। हमारे यहाँ पर उतना ज़्यादा अभी हेल्थ सिस्टम उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर एडवांस नहीं है जो इनके लिए मतलब जो ज़रूरत है कन्वर्जन वगैरह के लिए भी, ये इसलिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। HIV प्रिवेंशन की भी प्रॉब्लम है, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की भी सर्विसेज हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है, या जहाँ हैं वहाँ इजीली फिर मतलब हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में तो है ही नहीं। तो आइसोलेशन और मतलब छोटे छोटे शहरों के लोगों को लगता है कि ये बड़े शहरों की चीज़ें हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये छोटे शहरों छोटे कस्बों में कहीं पे भी हो सकता है, इसमें छोटे बड़े शहर या अर्बन मॉडर्न और रूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइसोलेशन और ड्रग अब्यूज़ भी यहाँ पर बढ़ जाता है, लोग अकेले हो जाते हैं, एलिनेट हो जाते हैं और फिर ड्रग अब्यूज़ करते हैं, तो ये भी चैलेंज है इनके सामने। ठीक है, और बुली वगैरह तो होता है। तो वे फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे आप, एक तो वो वे फॉरवर्ड जो आपके आज के न्यूज़पेपर में आया है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, देखो जो यहाँ पे लिखा है वो सब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से आप क्या निकाल सकते हो वो आप निकालो, तो वो आपके आंसर को दूसरों के आंसर से अलग करेगा। LGBTQI कम्युनिटी की ज़रूरत है इस समय पर कि उनको एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लेके आए जाएं, उनके लिए प्रोडक्टिव लाइफ हो, उनकी रिलेशनशिप जो है उनके अच्छे हों, जेंडर आइडेंटिटी से उनके रिलेशनशिप्स को नहीं तोला जाए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से नहीं तोला जाए, उनकी सोसाइटी में जो है बहुत ज़रूरत है। दे आर जस्ट नॉट द इंडिविजुअल who is discriminated on the basis of their sexual orientation। गवर्नमेंट बॉडीज़ को यहाँ पर इवन हेल्थ डिपार्टमेंट को, लॉज को, लॉ एंड ऑर्डर को, सबको ज़रूरत है कि वो यहाँ पर क्या है थोड़े से सेंसिटिव हो जाएं इस कम्युनिटी के प्रति और डिनाई नहीं करें इनको कोई भी पब्लिक सर्विसेज, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हो, इनको हैरेस नहीं करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर द इंडियन LGBTQIA+ कम्युनिटी अ ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम, कि सच में मतलब ये जो कि ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी हो जाएगी ये एक सपना है। दूसरा क्वेश्चन इस पे आपको लिखना है। ठीक है, कि क्या चैलेंजेस हैं वो भी इनके, अब इसमें क्योंकि ये सपना है तो सपने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, तभी तो सपना पूरा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे आप चैलेंजेस भी लिखना। मेंटल इलनेस एंड चैलेंजेस, ये तो खैर खुद ही चीख चीख के बोल रहा है, दैट इंडियाज LGBTQIA पीपल फेस नीड कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो फाइनली, तो आप जो है LGBTQI समझाओगे पहला स्टेप इंट्रोडक्शन में, दूसरा आप फिर उनका मेन बॉडी में स्टेटस समझाओगे, मेन बॉडी में फिर उनके जो चैलेंजेस है वो समझाओगे जो मैंने आपको यहाँ PPT में दिए हुए हैं, फिर आप चौथे में आप जो है क्या है सॉल्यूशंस बताओगे, सॉल्यूशंस ही पूछे ना आपसे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस बताओगे और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक में वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिख के आना पड़े, आपसे सॉल्यूशन पूछे आप सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे 150 वर्ड्स में, और जनरली बच्चे करते नहीं है, बस उनको पढ़ना है, नोट्स चाहिए। इससे रिलेटेड PYQs मतलब सॉरी सोशल एक्सक्लूजन की जब हम बात कर रहे थे इंक्लूसिव सोसाइटी वाली, कि क्यों इनको एक्सक्लूड किया हुआ है, तो एक्सक्लूजन कैसे होता है कि इसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है, लैक ऑफ एक्सेस है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी क्या है मतलब लैक है, हायरिंग में भी क्या होते हैं बाइसेस होते हैं, जॉब पे भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो ये सिर्फ एक सपना, जब तक ये चीज़ें टैकल नहीं होंगी तब तक ये सपना ही रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो हर क्वेश्चन की अपनी डिमांड, देखो डिमांड तो अलग होती है, ठीक है, लेकिन जब आपने टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा होता है तो आप उसी टॉपिक में से ये पता कर पाते हो कि टॉपिक आपको क्वेश्चन में पूछा गया, आप वही लिख के आते हो। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात करें तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में कुछ थ्योरीज हैं जो कि इन इश्यूज से रिलेटेड हैं, जैसे कि एक मीड की थ्योरी है जिसको हम आने वाले समय में अभी पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में, GH मीड की एक थ्योरी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी की, सेल्फ एंड आइडेंटिटी यानी कि आई एंड मी की थ्योरी। तो फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी ये मीड की थ्योरी है, तो ये आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल से भी रिलेटेड है, मीड पे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेंगे LGBTQI। फॉल्टी सोशलाइजेशन,
ठीक है, उसकी एक थ्योरी है फॉल्टी सोशलाइजेशन, किस तरीके से स्टीरियोटाइप्स बना देता है सेक्सुअलिटी के प्रति। एक एलियनेशन की थ्योरी है जो हमने कार्ल मार्क्स की आज पढ़ने वाले हैं हम रात को, कि किस तरीके से ये जो कम्युनिटी है वो एलियनेट हो जाती है, इनके प्रति कोई नॉर्म्स नहीं है, ठीक है, इनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, नॉर्मलेस सोसाइटी बन जाती है। चौथा आप देखेंगे कि एक्सक्लूजन फ्रॉम जॉब, यानी कि ये इंस्टीट्यूशनल डिप्राइवेशन को दिखाता है, ये भी हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि रिलीजियस और कल्चरल सेग्रीगेशन, यानी कि उनको पृथक कर दिया जाता है ट्रांसजेंडर्स को। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक लेबलिंग थ्योरी की, इनके ऊपर लेबल्स लगा दिए जाते हैं, तो वो पूरी थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की भी ये थ्योरीज हैं, मार्क्स की थ्योरी, मिड की थ्योरी, सब में हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। और अब क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है तो उम्मीद है कि जब हम ये थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में LGBTQI कम्युनिटी से ही, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में 10 नंबर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LGBTQ, कमेंट ऑन द इश्यू कंसर्निंग देयर मैरिज राइट्स, ठीक है। तो मैरिज राइट्स के ऊपर अभी ये देखो 2019 में पूछा था। क्यों पूछा था 2019 में? क्योंकि केस चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की क्या कर रही है, अपोज कर रही है, समझ रहे हैं। तो आप 2019 में ही आपसे ये चीज पूछ ली गई है। दूसरा क्वेश्चन 2019 में ये भी आया था कि डिस्कस द इशू रिलेटिंग टू द एंटाइटलमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर इन इंडियन सोसाइटी, ये आपका GS पेपर 1 में आया था, ये GS पेपर 1 में आया था। तो देखो आपको ऑप्शनल में भी पूछ लिया, ठीक है, आपसे GS पेपर 1 में भी उसी साल पूछ लिया, तो आपके लिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर आपके एक ही टॉपिक से आ गए। फिर 2019 में एक और क्वेश्चन आया था कि डू यू एग्री दैट सोशल मूवमेंट आर कॉज्ड बाय अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर दैट आर जनरेटेड बाय मीडिया। तो ये डायरेक्ट मतलब LGBTQI से नहीं है, लेकिन ये घुमा फिरा के वही है कि सोशल मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे, काफ़ी सारे 2018 में केस का वर्डिक्ट आया था और इन चीज़ों पे चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो क्या ये समाज के स्ट्रक्चर को और मीडिया के स्ट्रक्चर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? जितने भी सोशल मूवमेंट होते हैं कि मीडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं क्या, ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी पॉइंट कोई भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया है ये सेशन, लेकिन इसको मैं जस्ट अभी लाइव कर दे रही हूँ आपके लिए, आप इसको देख लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।